बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है? पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी में गिरावट क्यों है? रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी जो है उसमें तनज़्ज़ुली आ रही है। पाकिस्तान की टीम जीतने के लिए तगो-दो कर रही है, लेकिन अब तो होम ग्राउंड पर भी जीत के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है 3 टेस्ट मैचों के लिए, और आने वाले दिन भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आसान नहीं होंगे, किसी चैलेंज से कम नहीं होंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जनूबी अफ्रीका जाना है, जहाँ हमेशा हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो आज पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के हवाले से जो कारकर्दगी है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन, पाकिस्तान टीम के हेड कोच, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफ़ीज़ साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हफ़ीज़, खुशामदीद कहेंगे, और सीधा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी टीम का मसला क्या है? मिडल ऑर्डर है या टॉप ऑर्डर है? देखिए, जब अच्छी चीज़ें नहीं होती तो आपको सारे मसले ही नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र कर रही है अच्छी विक्ट्रीज़ की। पिछले अगर आप 1.5-2 साल का पूरा सफ़र देख लें तो पाकिस्तान के किसी भी बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान की टोटल परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है। किसी भी बायलैटरल सीरीज़ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे भी डिक्लाइन है। तो इसमें ज़िम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और ज़िम्मेदार सबसे पहले अगर अगर आप किसी को भी ज़िम्मेदार ठहराएँगे तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो मोस्ट बेनिफिशियरी है वो मोस्ट कल्प्रिट होता है। तो अगर मोस्ट बेनिफिशियरी के ज़ोन के अंदर आप प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो प्लेयर्स इस वक्त सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, वो अच्छी अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस नहीं डिलीवर कर पा रहे। सिलेक्शन कोई भी हो, किसी को भी पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए तो उसने तो परफॉर्म करना है। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स वो उस लेवल की परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट में या बायलैटरल सीरीज़ में नहीं दे पा रहे। उसके बाद अगर आप जो मैंने बात की मोस्ट बेनिफिशियरी होने की, तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स हैं, सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी राइट पॉलिसीज़ नहीं है। तो जब कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी और ग्राउंड की परफॉर्मेंस वाइज भी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये दो चीज़ें हैं जिसको सुधारने के लिए राइट पॉलिसी बनानी पड़ेगी और प्लेयर्स को स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्लेयर है वो सबसे बड़ा स्टेक, पाकिस्तान के नाम के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की खेल के अंदर वो प्लेयर है। जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा वो स्टार बनेगा, वो हीरो बनेगा, उसकी इज़्ज़त होगी, उसको बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत और प्यार देंगे। लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो सब चीज़ें बुरी लगेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं हफ़ीज़ ये कहूँ कि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारी परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस के बाद एक ज़बान ज़द-ए-आम जो गुफ्तगू थी कि बदलाव आना चाहिए, लेकिन तसलसल भी अच्छी चीज़ है, और आप अचानक जो है वो फ़ैसले नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कारकर्दगी रही, वो तो मैं आगे चलकर आपसे पूछूंगा, बट जो टीम अनाउंस हुई है, आप मुतमईन हैं उससे? देखें, पहले तो कोई भी टीम उसको पूरा हक है कि वो ग्रो करे। आप किसी को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी को भी वीक नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते। बांग्लादेश ने जो कामयाबी हासिल की, दे डिज़र्व टू विन इन पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह का उनका माइंडसेट था, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उनके डिसीजंस अच्छे थे, उनके टीम मैनेजमेंट ने अच्छे डिसीजंस लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ मिसिंग द फार्मूला टू विन एट होम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो होम जो यूएई था, वहाँ पे हमें विनिंग फार्मूला मिल चुका था। उस फार्मूला के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हमने टेस्ट चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप तो नहीं, लेकिन जो टेस्ट चैम्पियनशिप की मेज़ है वो हमने हासिल की। नंबर 1 टीम बने, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला था टू विन एट होम, जो कि यूएई था। जब से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आई, वो विनिंग फार्मूला मिसिंग है। किसी को पता ही नहीं लग रहा कि उसको कैसे हमने हासिल करना है। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। जब आप वो डेवलप नहीं कर पाए पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड्स के अंदर, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म की हमने स्टेटमेंट्स तो सुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्राउंड की क्यूरेटर से लेके, मैनेजमेंट से लेके, वो विनिंग फार्मूला से लेके, वो किसी भी जगह पे आके कनेक्ट नहीं हो पाया।
तो मुझे लगता है कि इस सारे सिनेरियो को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के अंदर ना जीतना बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन ये आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ नहीं जीत पा रहा क्योंकि उनके पास फार्मूला ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारी जो पिचेस हैं किस तरीके से हम जीत सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया को पता है, इंग्लैंड को पता है, इंडिया को पता है। हफीज़, आज आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा इस तनाजुर में उठाना चाहूँगा कि इस टीम को आपने लीड किया है ड्रेसिंग रूम में चंद महीने पहले। तो इस टीम को ज़्यादा बेहतर और डिक्लाइन की वजह क्या है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। मैं कप्तान शान मसूद से शुरुआत करना चाहूँगा। शान मसूद को आप कैसे देख रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड ने उन पर एतबार किया, आपने उनके साथ एज ए कैप्टन शुरुआत की थी। उनका मसला क्या है? क्योंकि जब आपसे परफॉर्म नहीं होता तो फिर आप बतौर कप्तान ग्राउंड में अच्छे तरीके से टीम को लड़ा भी नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि लोग हमारे यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंडिविजुअल को गेम से बड़ा करने की कोशिश करते हैं और किसी को भी अंडररेट करते हैं। हाँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ा एजाज़ है और जब आप उसका कप्तान बन जाते हैं तो वो नुमाइंदगी बहुत बहुत चंद लोगों को मिली हुई है। अब शान मसूद आपके कप्तान बन जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट टीम की कप्तानी उनको मिलती है। हालांकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था और वाइट बॉल क्रिकेट से उन्हें कहा गया था कि वो एग्जिट ले लें क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत मुतासिर। आप मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं या पिछले क्रिकेट बोर्ड? जी, मेरा ख्याल पिछले क्रिकेट बोर्ड की। जब ये बदलाव आया, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ। जब शान मसूद कप्तान बने और बाबर आजम वर्ल्ड कप और एशिया कप की जो बुरी परफॉर्मेंस हुई तो उनको हटाया गया। लेकिन वो सिर्फ 2 टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस नहीं थी, उससे पीछे भी अगर आप जाएँ तो अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। फ़ैसला हो गया, फ़ैसला हम सब ने कबूल करना है क्योंकि वो जिन्होंने भी किया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब शान मसूद कप्तान बनते हैं और एक मुश्किल तरीन सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आज तक पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी या टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती, वहाँ पे ये जाते हैं ये टीम। मैं उसको एज ए टीम डायरेक्टर जो है वो लीड करता हूँ। हम वहाँ पहुँचते हैं और जब मैं टैलेंट देखता हूँ पाकिस्तान टीम का तो मुझे कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। उसके ऊपर हमने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मेलबर्न टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से जीतना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंटल एक स्टेट है जिससे हम लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए एज ए टीम, एज ए प्लेयर। हमने बड़े आसान कैचेस छोड़े। अब ये चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इट कॉस्ट यू एट द क्रूशल स्टेज ऑफ द गेम कि जब आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते तो वो आपका वो जो लम्हा जो आपने जीतना होता है वो आपसे दूर हो जाता है। तो हम मेलबर्न टेस्ट जीता हुआ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम ने वो लूज़ किया। फिर जब हम सिडनी गए तो सिडनी टेस्ट के अंदर उससे भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन थी पाकिस्तान के लिए क्योंकि वो ऐसी पिच थी जैसी हमने दुबई के अंदर सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। अब जब उस पिच पे भी पाकिस्तान टीम जीते हुए एक सिचुएशन थी जहाँ पे फिर कैचेस छोड़े हमने, तो वो 2 ऐसे मैचेस थे जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाइज पिछले कई टूर ऑस्ट्रेलिया के निकालने इस टीम ने बहुत अच्छा फाइट की, बहुत अच्छी जीतने की पोजीशंस बनाई। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीते क्योंकि टीम ने मिस्टेक्स की। आप बात कर रहे हैं शान मसूद की कप्तानी की, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि जितने बोल्ड स्टेप शान मसूद ने उस सीरीज़ में लिए एज ए कैप्टन, जितना उसने खुश दिली के साथ न्यू कमर्स को वेलकम किया, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को वेलकम किया। खुर्रम शहजाद यहीं पे मौजूद था, पाकिस्तान के सिस्टम में था, कोई उसको अपने पास खड़ा भी नहीं होने दे रहा था, तो वो क्यों आया और कैसे परफॉर्म कर गया। आमिर जमाल यहीं पे हमारी आंखों के सामने परफॉर्म कर रहा था, हमें कभी उसके ऊपर यकीन ही नहीं था, जब वो खेलता तो वो परफॉर्म करता है। मीर हमज़ा यहीं डोमेस्टिक के क्रिकेट के अंदर आउट करता था, स्विंग करता था, किसी को नज़र नहीं आ रहा था, कोई उसको मुकम्मल मौका नहीं था दे रहा। तो ये वो प्लेयर हैं जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया गया, और मैं कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता क्योंकि ये क्रेडिट जाता है उस बंदे को जिन बंदों ने मिलके इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टर्स। जब उन्होंने विद ऑन द बेसिस ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेज एट डोमेस्टिक लेवल ये बात समझी कि हमें नई इंडक्शंस करनी है पाकिस्तान टीम में ताकि हम लोग अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। उसके बाद कप्तान जिसने ये बोल्ड डिसीजंस लिए कि मुझे ये इन प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको क्या लगता है हफीज़, कामरान गुलाम की बात हो रही थी कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनको मौका नहीं मिल सका, चैम्पियंस कप में भी उन्होंने 2 सेंचुरियाँ लगाई स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ड्रेसिंग रूम में थे, लेकिन अब तो वो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं होंगे, उनको कहा गया कि आप जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो आपको लगता है कि ये उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है क्योंकि
जब आपका अच्छा टाइम होता है तो उस फॉर्म को कैश कराना चाहिए। करना चाहिए। और यही चीज़ आप अपने सबसे बड़ी बात कि आप अपने सीजनल होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। देखें, यही बात आप अपने सीजनल प्लेयर को भी कह सकते हैं कि गो बैक टू द डोमेस्टिक एंड गेट योर फॉर्म राइट। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके बड़े प्लेयर ने या आपके वो प्लेयर जिनको आप पसंद कर रहे हैं उन्होंने ईच एंड एवरी फेलियर के बाद आप उसको दोबारा चांस देंगे। और वो बंदा जो अपने आप को बार बार प्रूव किए जा रहा है बाय गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस एट द सेम लेवल, उसको हम लोग अंडररेट किए जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप अपने मेन प्लेयर को हमेशा बैक करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो देयर इज़ ऑलवेज अ स्टेज जहाँ पे आप अपने उस प्लेयर को भी कहते हैं कि गो बैक टू द डोमेस्टिक एंड परफॉर्म देयर। पाकिस्तान टीम के साबिक टीम डायरेक्टर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद हफीज़ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आजकल बड़ी बात हो रही है 8 टेस्ट मैच, 16 इनिंग्स, बिना 50 के बाबर आजम। बतौर एक्स टेस्ट कैप्टन, एक्स टीम डायरेक्टर, आपको लगता है कि नहीं इंग्लैंड की बड़ी टीम के ख़िलाफ़ आपको गो विद बाबर आजम, या आपको लगता है कि नहीं अब आपको वक्त आ गया कि थोड़ा सा बाबर आजम को आप वक्त दें? देखें, सबसे पहले तो देखना ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त की टीम की एक बहुत अच्छी टेक्निक का मालिक बाबर आजम है। उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी जो उसने प्रीवियस पास्ट के अंदर जो उसने अच्छे अपने स्कोर किए हुए हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँ या बाय रॉन्ग प्लानिंग आई वुड से एज ए प्लेयर कि बाबर आजम ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट नहीं खेली पिछले 3-4 सालों में। ये मुझे लगता है ये बाबर आजम की तरफ से एक ऐसी बैड प्लानिंग है एज एन इंडिविजुअल प्लेयर कि उनको डोमेस्टिक के मैचेस खेलने चाहिए थे, क्योंकि मैंने भी तीनों फॉर्मेट खेले हुए। हमसे पहले और बहुत से प्लेयर थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेली होगी। आपको हर ईच फॉर्मेट की दोबारा से रीट्यूनिंग अपनी सेटिंग करने के लिए, रीसेट होने के लिए आपको वो खेलना पड़ता है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि बाबर आजम और मोस्टली ये जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के जितने प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कब आके उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली, आप मुझे बता दें। तो ये वो मसला है कि एकदम से T20 क्रिकेट से खेल के जब आपको लगता है कि बाय योर स्किल्स यू विल एडजस्ट इनटू द डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द गेम, इट्स रियली टफ। तो मुझे लगता है बाबर आजम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके परफॉर्म करना बाबर आजम के लंबे फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो आपको लगता है ये गलत ये फैसला सोचना है? नहीं, देखिए, गलत सही को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाबर आजम खुद अगर ये फैसला करते कि मुझे डोमेस्टिक खेल के अपनी फॉर्म रीगेन करनी है इन 4 डे क्रिकेट, जब वो 4 डे क्रिकेट में कुछ 200 करेंगे, 300 करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वो जो मसल मेमोरी है वो रीगेन होती है। लेकिन अगर आप T20 क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट की इतनी बहुतात है, वहाँ से आप सोचेंगे कि जब टेस्ट आएगा तो मैं टेस्ट भी खेल लूँगा। सेम थिंग हैपन टू शाहीन अफरीदी ऑल्सो। ही ऑल्सो नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक एंड टैक्टिक्स, क्योंकि 4 डे क्रिकेट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टेक्निक एंड टैक्टिक्स। तो अनफॉर्चुनेटली जो टेस्ट क्रिकेट का एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है उसमें हमारे जो मेन बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त के सुपरस्टार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूरी पाकिस्तान की डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की डिक्लाइन ना जाना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना खेलना, उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन की वजह, बात तो समझ आती है। लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आप टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए जा रहे हैं। एक की फॉर्म का मसला है, दूसरे की फ़िटनेस का मसला है। मैं बात कर रहा हूँ शाहीन आफरीदी की, मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। तो आपको लगता है कि इस बड़ी सीरीज़ में हमको इन दोनों पर इन्हिसार करना चाहिए या कम से कम इनके ऊपर जो है वो दबाव रखना चाहिए? देखें, कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी को खिलाओगे तो वो 100 करेगा और किसी को नहीं खिलाओगे तो वो परफॉर्म, लाइक अगर नहीं उसको मौका मिलता या यही खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे, कोई और लेकिन खेलेगा तो तजुर्बा परफॉर्म भी नहीं कर तो सकेगा। कोई चीज़ होती है ना, आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप बड़े मुकाबलों में उनके से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मैच शाहीन अफरीदी ने खेलना है, ज़रूरी नहीं कि हर मैच बाबर आजम ने भी खेलना है। जो भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, फ़र्ज़ करें, मैं भी आपसे बात करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें क्या हो जाएगा अगर डोमेस्टिक का बेहतरीन परफॉर्मर कामरान गुलाम ये टेस्ट सीरीज़ खेल ले, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है वो पाकिस्तान के लिए एक सुपरस्टार डेवलप हो जाए। यही बात जब आप सोचते रहेंगे तो ये सोचते रहते तो कभी भी वसीम अकरम अपना पहला मैच ना खेल पाते।
अगर ये सोच होती तो वक़ार यूनुस अपना पहला मैच ना खेल पाते। यही मैं आप अभी अगर मैं रिसेंटली मिसाल दे दूँ तो खुर्रम शहज़ाद यहीं का प्लेयर था, उसको कोई खिला के राज़ी नहीं था, यहाँ डोमेस्टिक में परफॉर्म करता था। जब उसको मौका मिला तो हमने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। आमिर जमाल को मौका मिला, हमें लगा कि वो मैन ऑफ द सीरीज़ बनने वाला था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो समझने की ये ज़रूरत है कि कोई गारंटी नहीं है कि आप जिन प्लेयरों के बारे में सोचते हैं वही प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। तो फ़ैसला ये लेना है, जैसे अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि आखिरी टेस्ट मैच के अंदर हमारे 2 फास्ट बॉलर नसीम और शाहीन दोनों को वर्कलोड की वजह से आखिरी मौके के ऊपर फ़ैसला किया गया कि वो नहीं खेल रहे। मुझे ये लगता है कि वर्कलोड ज़रूर मैनेजमेंट होनी चाहिए। वही प्लेयर अगले 2 दिन के बाद जाके चैंपियंस कप के सारे मैच खेल रहे थे, तो वो वर्कलोड का तो इसका मतलब मसला ही नहीं था, वो मसला आपने उनको ड्रॉप किया था। तो वो जो बात आपने करनी है वो ओपनली करनी चाहिए ताकि प्लेयर भी उसको उसको रिसीव करे विद ओपन हैंड्स। और अगर कोई चैलेंज करे आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा कोच या जो मैनेजमेंट होती है वो आपको चैलेंज करती है और आप उस चैलेंज का जवाब अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एज ए प्लेयर अगर उनको ये कहा जाता है कि आप ड्रॉप हो रहे हैं, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, ना कि एक ऐसी बात कर देना जो बाद में समझ ना आए कि आप इतने बड़े मैच में जहाँ पे आप सीरीज़ हार सकते थे बांग्लादेश से, आपने उसमें उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर कह के उनको रेस्ट करवा दिया और 2 दिन के बाद वो सारे जो वनडे कप था वो पूरे का तो पूरा खेल बातें रहे तो थे। बहुत सारी नहीं समझ आ रही। एक तरफ कहा गया कि चैंपियंस कप के जो परफॉर्मर हैं उनको जो है वो अहमियत दी जाएगी, फ़ौक़ियत दी जाएगी। लेकिन जैसे ही टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट हुआ इंग्लैंड के ख़िलाफ़, आपने विथड्रॉ कर लिया अपने खिलाड़ियों को कि जी जो खिलाड़ी टेस्ट सीरीज़ के लिए अनाउंस हुए हैं उनको ना खेलने दिया जाए। आप कह रहे हैं कि जो भी बातें क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए। आपने उनको रेस्ट के नाम पर जो है वो उस टूर्नामेंट से विथड्रॉ कर लिया। आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई हमने टेस्ट सीरीज़ के लिए इनको इसलिए विथड्रॉ किया है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो ज़्यादा मसाइल का सबब ना बने। देखें, पहले तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं या हो जाती हैं जिसका कोई मकसद समझ नहीं आता। इस टूर्नामेंट को करवाने के ऊपर बड़े-बड़े दावे किए जा गए कि जी ये गेम चेंजर होगा। ये वैसे ही दावे हैं जैसे सर्जरी एक दावा था। ये वैसा ही एक दावा है जैसे पिछले चेयरमैनों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो हैं वो स्टेटमेंट दे के इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है वो 10 बायलैटरल सीरीज़ खेलेगा, ये भी एक दावा था, आज तक नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ आ जाएंगी, आज तक नहीं आई। तो समझने की ज़रूरत है, ये वो बातें हैं जो सिर्फ़ आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी राइट प्लानिंग नहीं होती। ये वाला टूर्नामेंट पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ इस तरह साबित होती कि अगर ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इसका इनेकाद किया जाता और जो परफॉर्मर होते उन लोगों का एक राइट कंपटीशन होता, वहीं से टीम सेलेक्ट होती। अब आज जिन बच्चों ने, जिन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट के अंदर और इसके बाद जो वनडे सीरीज़ जिसके लिए आपकी सोच है कि आपने वो खिलानी है यहाँ के परफॉर्मर को, वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, वो होनी है 6 माह के बाद। तो मुझे बताएं कि जो आज का परफॉर्मर है 6 माह के अंदर उसकी फॉर्म कभी जाएगी कभी आएगी, तो आप उसका क्या फ़ैसला ले सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ आप हार रहे हैं और अगली 2 बड़ी टेस्ट सीरीज़ें आपने खेलने जानी हैं, उसके दरमियान में आपने ये वाला चैम्पियंस कप करवा दिया, वनडे टूर्नामेंट। अब एक प्लेयर 4 डे क्रिकेट की स्कोर करना, आउट करने का जो टैक्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, वनडे क्रिकेट के डिफरेंट है। अब बांग्लादेश से आप हारे हैं, आपने वनडे क्रिकेट खेली है, आपने परफॉर्म किया है या नहीं किया और आपने फिर अभी इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो ये बर्गर मुझे समझ नहीं आया, ये जो बर्गर बना ना, ये जो इधर टेस्ट बीच में वनडे, मेरी कम से कम ये समझ नहीं आ सका कि ये किस वजह से करवाया गया है। मुझे लगता है ये एक ऐसा फ़ैसला था जो शायद वक्ती तौर पर फैंस को ठंडा करने के लिए, खुश करने के लिए किया गया। इसमें जिन प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दिया वो तो टीम के अंदर नहीं है, फिर मकसद क्या हुआ आपका। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली अपनी की हुई प्लानिंग को, जिसके ऊपर ये डोमेस्टिक क्रिकेट को खिला रहे हैं। किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए आपको अगेंस्ट इंग्लैंड? फास्ट बॉलिंग पर इन्हिसार करना चाहिए या अपने स्पिनर्स के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए, क्या समझते हैं? देखें, हार से तो नहीं आपको डरना नहीं चाहिए कि यार हम हार जाएंगे। आपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी है और इंग्लैंड को हराने के लिए उनको उसी तरह का जवाब अगर आप नहीं दे सकते, आप क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, वो आपको जीतने नहीं देंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई ड्रॉ सीरीज़ खेल लेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये ड्रॉ सीरीज़ नहीं है। यहाँ पाकिस्तान जीत रहा है, यहाँ पाकिस्तान हार रहा है। फैसला
टीम मैनेजमेंट ने करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है, जीतने का क्या फार्मूला ढूंढना है। इंडिया ने अपने जीतने का फार्मूला किसी से नहीं पूछा, उनको खुद पता कि उन्होंने कैसे जीतना अपने होम के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को पता उन्होंने अपने होम में मैं कैसे यही आपसे फार्मूला पूछना चाह रहा हूँ, ये फार्मूला आपको आपके फास्ट बॉलर तय देना करेंगे चाहिए या स्पिनर्स करेंगे? नहीं, देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हमेशा ये सोच है, ये कहा जाता है। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अपनी पीक पे नहीं है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग डिक्लाइन की तरफ है। क्यों कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स मैच नहीं जितवा पा रहे, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं। अब अगर वो नहीं जितवा पा रहे तो फिर हमने फार्मूला ढूंढना है कि अगर वाकई अभी भी हम समझते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग के ऊपर किसी टीम को जीत सकते हैं, तो फिर उनको वैसी पिचेस तो मिल रही हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे। अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो दोनों पिचेस बनी हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसके रिजल्ट पे जाएं तो पाकिस्तान बॉलिंग उनके आगे फीकी लगी। सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलर जो था वो बांग्लादेश का था, हमारा नहीं था। तो मोहम्मद हफीज़ साहब, फास्ट बॉलर आपकी विकेटें नहीं ले रहे, बैट्समैन उससे रन्स नहीं हो रहे, तो आप बचे सिर्फ स्पिनर। तो आप स्पिन से जीत लें, आप जीतने की तैयारी करें। आपको लगता है कि आपको नोमान, अबरार और जाहिद महमूद के साथ जाना चाहिए टेस्ट मैच में? जाहिद हैं, जाहिद महमूद, अच्छा मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा। वो पहले Anyway, 15 में नहीं थे, बाद में उनको बाद में, ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर उनको बाद में भी ऐड किया गया तो प्लानिंग इज़ वेरी सिंपल या वेरी वेरी ऑब्वियस कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग टू विन दैट सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन रिसोर्सेज दे हैव, और अगर हैं तो मुझे कोई शक नहीं है नुमान इज़ अ वेरी गुड स्पिनर। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना यह है कि किसी की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता, और बात दरअसल ये है कि अच्छे फ़ैसले करने चाहिए, नाकामी से डरना नहीं चाहिए, और जो फ़ैसला करें फिर उस पर कायम रहने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करें, अपने आज के मेहमान मोहम्मद हफीज़ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।